Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 3 of the course of Digital Integrated Circuits. In today's lecture, we are going to do the transistor sizing or setting of the W by L ratios for the digital logic circuits we studied in the last class. Let's begin. ओके सबसे पहले जो हमने ट्रांजिस्टर साइजिंग देखनी है वो बेसिक इन्वर्टर की देखनी है और इनफैक्ट हम ये देख भी चुके हैं। अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 1 या 2 के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि जो इन्वर्टर की ट्रांजिस्टर साइजिंग थी वो हमें ऑलरेडी गिवन थी और उसको हम लोगों ने वर्कआउट भी करके देखा था कि ये वाला जो नेटवर्क जब कभी भी ऑफ होता था आउटपुट पे 1 आ जाता था और ये नेटवर्क हमेशा ऑन ही रहता था। ये नेटवर्क तो ऑन रहता था लेकिन जब कभी भी ये नेटवर्क भी साथ में ऑन हो जाता था तो आउटपुट को ज़ीरो लाने के लिए ये होना होता था कि इस वाले जो नेटवर्क था उसकी रेजिस्टेंस को बड़ा कम होना होता था ताकि आउटपुट पर ज़ीरो आ सके विद द हेल्प ऑफ VDR। ये सारी चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो हमें यह पता चला था कि एज़ कम्पेयर टू दिस W by L रेशो, ये वाला जो W by L रेशो था वो 4 टाइम्स ज़्यादा था जब भी जो थी वो इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो 4 टाइम्स कम थी ऊपर वाले के और ये डोमिनेट करके आउटपुट को ज़ीरो लेके जा रहा था। दिस वाज आवर स्टडी फॉर द बेसिक इन्वर्टर। तो हमें ये बातें याद होनी चाहिए थी कि इसका जो W by L रेशो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है इसके मुकाबले में। कैसे हमने कंपेयर किया था वो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन से कंपेयर किया था, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना के। अब आप ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी सर्किट होंगे वो बेसिकली इसी तरह के बेसिक स्ट्रक्चर को NMOS इन्वर्टर के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका ये वाला पोर्शन तो बेसिकली हमेशा ऐसे ही रहेगा जिसका जो W by L है वो 2/4 रहेगा। यहाँ का जो नेटवर्क है यकीनन वो लॉजिक फंक्शन के लिहाज से चेंज हो रहा होगा, लेकिन हमें ये बात पता है कि जब कभी भी ठीक है, हमें एक बात ये पता है कि जब कभी भी लोअर वाला नेटवर्क बनेगा इसी नेटवर्क में चेंज आएगा, क्योंकि लॉजिक फंक्शन जो है वो बेसिकली इस नेटवर्क के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है ना, इस लोअर पार्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कोई भी नेटवर्क यहाँ मैं बनाऊँ, AB+C बनाऊँ, AC+B बनाऊँ, वॉट एवर नेटवर्क आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट, उसका इक्विवेलेंट हर हाल में ये 4/2 निकलना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स उसकी जो W by L है वो इस वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वही बात है कि 4/2 नेट निकलना चाहिए। अब हम लोग 1 by 1 सर्किट्स को देखते हैं कि ये किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि ये दोनों मैंने एडिशनली बना के रखे हुए हैं। दिस इज़ एक्चुअली द नॉर गेट दैट वी आर स्टडिंग, और ये मैंने समझाने के लिए एडिशनल सर्किट्स कुछ बनाए हुए, काइंड ऑफ अ रफ वर्क। अच्छा, नॉर गेट इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है, पैरेलल में जो है वो 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। एक चीज़ रिकॉल हम लोग कर लेते हैं, वो ये कि इन्वर्टर के अंदर हमने देखा है कि इस वाले ऊपर वाले नेटवर्क के मुकाबले में नीचे वाले नेटवर्क का W by L 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये सर्किट सही से काम कर सके और लॉजिक 1 और लॉजिक 0 सही से आउटपुट पर अपीयर हो सके। ये बात हमें पता है। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस के मुकाबले में इस वाले की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम है, इसका बिल्कुल यही मतलब है। ठीक है, चाहे तो मैं ये कह लूँ W by L के टर्म में बात करूँ कि इसके W by L के मुकाबले में इसका W by L 4 टाइम्स ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस के मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम है, ये एक ही बात है। अच्छा, मज़ीद ये कि मैंने इसका W by L 4 टाइम्स जब रखा तो मुझे ये पता चला कि ये वो मिनिमम W by L है जिसके ऊपर ये रीडिंग सही आ रही हैं। आई मीन टू से कि मैं इस W by L को जितना भी बढ़ाते चली जाऊंगी इसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं तो मैं जितना W by L को बढ़ाती चली जाऊंगी रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो रही है, तो मेरा ट्रांजिस्टर उतना ही चिप के ऊपर जगह घेर रहा होगा। तो मैं मतलब विदाउट एनी लिमिट जो है वो इसका W by L नहीं बढ़ा सकती।
क्योंकि आप ये देखें ना कि हमें जब इसकी रेजिस्टेंस जो थी उसको कम करना है, और उस रेजिस्टेंस को आपको फॉर्मूला तो याद है ना कि VDD इंटू इस वाली की रेजिस्टेंस होती है डिवाइड बाय फिर इन दोनों की रेजिस्टेंस का सम होता है। तो जितनी रेजिस्टेंस इसकी कम होगी आपका उतना अच्छा जीरो आउटपुट पर अपीयर होगा, ज़ाहिर है यही बात है। तो मैं तो इसका जितना W/L बढ़ाती चली जाऊँ अंधाधुन, वो तो फिर इसका मतलब रेजिस्टेंस और भी कम हो गई और अच्छा सा जीरो बन रहा होगा, क्योंकि VDD इंटू सच अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो यकीनन और भी कोई स्मॉल वैल्यू बनेगी। तो इससे तो ये शायद इंट्यूशन डेवलप हो रही है कि W/L में जितना बढ़ाती चली जाओ रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ओके फाइन, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये वो मिनिमम W/L है कि जिसको सेट करने से आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो अपीयर हो रहा है। इसका मतलब कि W/L अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी रेजिस्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और आउटपुट पर ज़ीरो आ रहा होगा बिल्कुल। लेकिन इस तरह तो फिर तो कोई लिमिट ही ना हुई। मैं इसको जो है वो 100/2 कर दूं ताकि बहुत ये वाइट ट्रांजिस्टर हो जाए, इसका W/L बहुत बढ़ जाए और उसकी रेजिस्टेंस 100 टाइम्स कम हो जाए, है ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये वो मिनिमम W/L है जिसके ऊपर हमारा आउटपुट बआसानी ज़ीरो आ गया था। इससे ज़्यादा हम बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कम करेंगे तो फिर हमारा आउटपुट सही से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा होगा। अब इसको ज़रा रेजिस्टेंस की टर्म में ये बात बताती हूँ कि ये वो इस वक्त रेजिस्टेंस आ गई है, मिनिमम रेजिस्टेंस कि जिसके ऊपर मेरा आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस किसी वजह से और भी कम हो जाए तो वो मेरे आउटपुट को ज़ीरो लाने के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस किसी भी वजह से इस वक्त जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाती है तो यकीनन फ़ायदे की बात है, और भी अच्छा ज़ीरो बन रहा होगा। लेकिन कम अज़ कम इतनी रेजिस्टेंस ज़रूर हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेके ज़रा यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें ये बात पता है कि इन्वर्टर का जो ये लोअर पोर्शन है इसके अंदर ही लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रही है, और वो यहाँ पे मुझे दो पैरेलल ट्रांजिस्टर्स की शक्ल में नज़र आ रहा है कि ये नॉर गेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो नॉर गेट्स में ट्रांजिस्टर्स लगे हैं इनमें दो इनपुट्स हैं, इसके क्या क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई मीन क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखिए A और B दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। एक में A1 होगा B0 तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, एक में A0 होगा B1 तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और लास्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हो। बज़ाहिर हो सकता है आपको ये लगे कि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड मैं बता रही हूँ, लेकिन ये जो मैं सेटिंग का मेथड बता रही हूँ एक दो ट्रांजिस्टर्स के अंदर तो हम इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से करेंगे, आगे जाके बड़े क्विकली हम इसको जो है वो करना सीख लेंगे, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता ये चल रहा है कि दो ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में लगे, इसका मतलब ये है कि देखिए जब दोनों ये ऑफ होंगे A B बोथ ज़ीरो, तब तो ज़ाहिर है ऊपर वाले नेटवर्क ने चलना है, नीचे वाले नेटवर्क ने किस किस केस में चलना है, ये उस वक्त चलने हैं जब A1 हो जाए B0 हो तो ये वाला नेटवर्क ऑन होगा, A0 हो B1 हो तो ये नेटवर्क चल रहा होगा, यानी ये ट्रांजिस्टर चल रहा होगा, और जब ये दोनों ऑन हो तो ये पूरा नेटवर्क चल रहा होगा। तीन सिनेरियोज बन रहे हैं। अब मुझे बेसिकली ये देखना है सबसे पहली बात कि जब कभी भी ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उसका जो भी इक्विवेलेंट चाहिए, मुझे इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट क्या चाहिए 4/2, तो हम वही 4/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेप्लिकेट कर देते हैं। कहने का मकसद है कि हमें ड्राइव ट्रांजिस्टर्स का इक्विवेलेंट हर हाल में 4/2 बनाना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमें पैरेलल ट्रांजिस्टर्स का इक्विवेलेंट W/L गिवन होता है, हम पैरेलल ट्रांजिस्टर्स में वही इक्विवेलेंट W/L रेप्लिकेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इसका जवाब मैं दे रही हूँ। कैसे मैंने किया, मैंने कहा कि जो ड्राइव ट्रांजिस्टर्स है उसका इक्विवेलेंट है 4/2, वो ये रहा, ठीक है। और मैंने कहा दोनों ट्रांजिस्टर्स में सेम W/L जो रिक्वायर्ड होता है हम रेप्लिकेट करते हैं, तो इसको भी 4/2 इसको भी 4/2 किया। अब इससे मैं ये देखती हूँ कि ये सही कैसे है। ये सही ऐसे है कि हमें पता है इसके मुकाबले में इस नेटवर्क का जो W/L है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, या इस नेटवर्क की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स जो है वो कम होनी चाहिए। एक ही बात है, जब A ट्रांजिस्टर ऑन होगा
और बी ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो नेटवर्क में एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम सिर्फ ये दो ट्रांजिस्टर्स चल रहे होंगे। तो इसके मुकाबले में ये 4/2 टाइम्स W/L के हिसाब से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इस वक्त ऑफ चल रहा है। तो लोअर नेटवर्क में से जो ट्रांजिस्टर ऑन है वो 4 टाइम्स ज़्यादा W/L रेशो रखता है, ठीक है। जब ये A1 था B0 था, ठीक है। सिनेरियो रिवर्स कर लें, जब A0 हो B1 हो जाए, उस वक्त ये दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट में चल रहे होंगे और इस नेटवर्क के मुकाबले में अगर इसका भी मैंने 4/2 रखा है तो ये भी 4 टाइम्स ज़्यादा है ऊपर वाले से, ये भी सही है। अब थर्ड सिनेरियो आ जाता है जिसमें कि ये दोनों बेसिकली 4/2 वैल्यू रखते हैं, तो क्या होगा। अब इसमें अगर इसकी भी 4/2 वैल्यू, इसकी भी 4/2 वैल्यू है, तो मैं इसको ज़रा रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात करती हूँ, यानी इसकी रेजिस्टेंस भी ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स जो है वो कम है। ज़रा मैं कहूँ कि इसका मतलब है ये जब ये दोनों ऑन है ए बी, तो इसकी भी रेजिस्टेंस आ गई, इसकी भी रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। और मैंने जो W/L सेट किया हुआ है 4/2 सेट किया। मैं बेसिकली देखना ये चाह रही हूँ कि जो मैंने 4/2 सेट किया है, जब ये दोनों साथ में ऑन हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने 4/2 सेट किया है ये जो है वो मुझे इसको और बढ़ा लेना चाहिए था क्योंकि दो साथ में ऑन हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो अब मैंने कहा देखें जब दोनों साथ में ऑन हो रहे हैं तो दोनों की रेजिस्टेंस इन इफेक्ट जो है वो साथ में पैरेलल में आ रही होगी, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसकी अपनी रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा 4 गुना कम है, इसके मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स कम है। और जब दोनों ऑन होके पैरेलल में सॉल्व होंगे तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के मुकाबले में क्या होगी, कोई बता सकता है। और भी कम होगी। कभी भी रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं, सपोज करें ये 2 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और भी छोटी वैल्यू 1 किलो ओम आएगा, और भी छोटा आएगा। तो जब इंडिविजुअली इसकी रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 गुना कम थी, इंडिविजुअली इसकी रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 गुना कम थी, तो जब अब दोनों को मिला के मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों की रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और भी ज़्यादा अच्छा ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो मुझे इस 4/2 की वैल्यू को मज़ीद कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों सिनेरियोज़ में बहुत अच्छा चल रहा है कि अगर इंडिविजुअली सिर्फ ये दोनों चल रहे हों, सिर्फ ये दोनों चल रहे हों, या ये दोनों मिलकर चल रहे हों, ये 4/2 को रखना गलत नहीं बन रहा, बिल्कुल सही बन रहा है। हर सिनेरियो में या तो इसके मुकाबले में रेजिस्टेंस इसकी 4 टाइम्स कम आ रही है, इसके मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम आ रही है, और जब ये दोनों चल रहे हैं तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 टाइम्स से भी ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि दोनों पैरेलल में सॉल्व हो रही हैं। चाहे तो आप कोई कैलकुलेशन करके निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें इस पूरी एनालिसिस से एक बात सिर्फ समझ में आई कि हमें हर दफ़ा इतना वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इक्विवेलेंट W/L जब भी हमें निकालना है किसी जगह का और मुझे वहाँ नज़र आ रहे होंगे 2 ट्रांजिस्टर्स या जितने भी ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में, तो मैं क्या करूँगी कि जितने ट्रांजिस्टर पैरेलल में हैं उनको जितना इक्विवेलेंट W/L पे सेट करना है सबको सेम W/L दे दूँगी, क्योंकि ऐसा करने से अभी हमने पूरी वर्किंग करके देखा, इसके मुकाबले में इस पूरे नेटवर्क का W/L 4 टाइम्स ही ज़्यादा रहता है। ये हम अभी वर्किंग करके देख चुके हैं। अब चाहूँ तो मैं सपोज कर यहाँ तीसरा ट्रांजिस्टर लगा दूँ, यहाँ चौथा ट्रांजिस्टर लगा दूँ, यानी कि A नॉर B नॉर C नॉर D 4 ट्रांजिस्टर हो रहे हो, या 3 हो रहे हो, या 6 हो रहे हो, सब का W/L 4/2 4/2 4/2 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि एट एनी टाइम कोई एक ऑन हो रहा है तो वो ऊपर वाले के मुकाबले में उसका W/L 4 टाइम्स ज़्यादा है, और जब वो सारे एक दफ़ा में ऑन होंगे तो भी उनका इक्विवेलेंट 4 टाइम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, यहाँ तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 4 टाइम्स कम था, सब का इक्विवेलेंट 4 टाइम्स कम से और भी ज़्यादा कम होगा, तो वो और भी अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, वो ख़राब नहीं हो रहा होगा। तो अब हमें सिंपल एक बात पता चली, समराइज़ करूँगी कि इस
तरह का जब कभी भी हमारे पास किसी भी एक इक्विवेलेंट आ जाए कि W/L किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन को देना है, तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो W/L रेशो हमें चाहिए, तमाम ट्रांजिस्टर को हम वही W/L रेशो जो है वो दे देते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स अभी आगे करेंगे, समझ में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं कि ये एक 4 इनपुट नॉर गेट है, 4 इनपुट्स नज़र आ रहे हैं A B C D, और ज़ाहिर है 4 ट्रांजिस्टर्स इस वजह से हमें पैरेलल में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। और हमें ये याद है कि हमें जो लोअर नेटवर्क होता है उसका इक्विवेलेंट W/L क्या बनाना है, 4/2। तो आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम ट्रांजिस्टर्स को जो कि पैरेलल में थे सेम W/L प्रोवाइड कर दिया गया है, जैसा कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर के लिए अवेलेबल था। तो पैरेलल के अंदर जितना जो भी रिक्वायर्ड W/L है वो तमाम के तमाम पैरेलल ट्रांजिस्टर्स के अंदर रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर यहाँ 2 3 4 ट्रांजिस्टर्स और भी आ जाएंगे तो W/L करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। नाउ लेट अस गो टू NAND गेट। सर्किट जो है वो बना ही दिया। हम लोग इस वक्त बेसिकली देखने लगे हैं NAND गेट की वर्किंग, और NAND गेट की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पीछे स्टडी कर चुके हैं, जिसमें A और B का एंड कराना था। ये आपका सर्किट था। अब आप ये देखें कि जब हमें बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में लगाने हैं, यानी कि जो मेरा ये वाला जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क की जगह अब एक नहीं 2 ट्रांजिस्टर्स लग गए हैं, और मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना चाहिए, मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए 4/2। यानी कि W/L रेशो में 4/2 रख रही हूँ इसका, लेकिन अगर सपोज करें, अभी मैं ये 8/2 के ऊपर नहीं जा रही, अगर मैं इसका W/L रेशो भी 4/2 रखूँ, ठीक है, और इसका W/L रेशो भी मैं दोनों 4/2 रखूँ, तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस इसकी आएगी। थोड़ा सा इसको ज़रा दोबारा देखते हैं। ये जो हमने 4/2 रखा था, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, 4/2 W/L रेशो रखने का मकसद ये था कि इस वाले की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम थी इसके रेजिस्टेंस के, यानी कि W/L रेशो अगर 4 टाइम्स ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम है नीचे वाले की ऊपर वाले के मुकाबले में, यही है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि अगर मुझे ये पता है कि इस पूरे नेटवर्क का W/L रेशो मुझे 4/2 चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका भी 4/2 रखूं और इसका भी 4/2 रखूं तो ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस सिर्फ इस एक इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो गई। इसकी भी 4/2 रखूं तो इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो गई, ठीक है। लेकिन अब ज़रा ये भी तो देखें ना कि इसकी जगह भी अगर एक रेजिस्टर बन जाए, इसकी जगह भी एक रेजिस्टर बन जाए, तो वो रेजिस्टर्स आपस में ऐड हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये ट्रांजिस्टर्स इन अफेक्ट एंड में रिप्लेस किससे होते हैं, ये 2 रेजिस्टर से रिप्लेस होते हैं। अगर मैं इसको भी 4/2 रखूं तो ये इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो गई, इसकी भी 4/2 कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द अपर वन। लेकिन ये भी 4/2 यानी कि 4 गुना कम रेजिस्टेंस, ये भी 4 गुना कम, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में ऐड हो रहे, तो 2 टाइम्स हो गई, यानी कि 4 गुना कम ये थी, 4 गुना कम ये थी, लेकिन इन दोनों के ऐड होने से वो 2 टाइम्स और हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि डबल हो रही है, तो कुछ बढ़ रही है सीरीज में लगने से। तो इसका मतलब ये है कि अब चूंकि इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की नहीं बल्कि मुझे पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस ऐसी चाहिए कि पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में 4 गुना कम हो, तो मुझे अब करना क्या चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मैं इसको इंडिविजुअली जो है वो ऊपर वाले के मुकाबले में सेट करूं कि 4 टाइम्स कम हो, ये 4 टाइम्स कम हो, नो, बल्कि मुझे ये करना चाहिए कि इन दोनों को 4 टाइम्स के मुकाबले में और भी ज़्यादा कम बनाना चाहिए। इनकी रेजिस्टेंस को 4 टाइम नहीं बल्कि और भी कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, ताकि जब ये दोनों मिले तो 4 टाइम्स कम हो, दोनों को मिलकर 4 टाइम्स कम होना है,
एक इंडिविजुअल को 4 टाइम कम नहीं होना, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल 4 टाइम कम हुई, ये इंडिविजुअल 4 टाइम कम हुई, तो भी दोनों ऐड हो रही हैं और 4 इंटू 2 8, यानी कि एक तरह से डबल हो रही है। तो अब मुझे समझ में क्या आ रहा है कि चूंकि इनका कनेक्शन सीरीज है और इन दोनों ने मिलाकर 4 टाइम्स कम रेजिस्टेंस बनानी है ऊपर के मुकाबले में, तो 4 टू द 8 डबल मैं इनको कर दूं, यानी कि इनका W/L रेशो और भी मैं ज़्यादा कर दूं ताकि इनकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा कम हो। अब मैंने क्या किया, इसका W/L रेशो 8, इसका W/L रेशो 8 कर दिया। ये मैंने 8 कैसे किया? ये मैंने ऐड ऐसे किया कि मैंने देखा कि कितने ट्रांजिस्टर्स हैं जो आपस में सीरीज में हैं, तो मुझे नज़र आया 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जो आपस में सीरीज में हैं। तो अगर यानी कि कंप्लीट नेटवर्क का W/L मुझे जितना भी सेट करना है, सपोज 4/2 सेट करना है, तो मैं ये देखूंगी कि उस नेटवर्क में कितने ट्रांजिस्टर सीरीज में, जितने ट्रांजिस्टर सीरीज में होंगे मैं बेसिकली उतना ही W/L रेशो जो रिक्वायर्ड है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इस वक्त 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में थे, बॉटम डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, आप ये नोट कर लें 2 2 2। आई एम ओनली चेंजिंग द W नॉट द L, ठीक है, L सेम रहता है, W को चेंज करते हैं। तो मैं W की वैल्यू जो कि 4 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 8 कर दिया। तो अब हम इतनी वर्किंग में हर सर्किट के लिए नहीं जाएंगे कि बेसिकली मैं वर्किंग करूं कि ये 2 टाइम्स है तो इसकी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो रही है। नो, मुझे ये पता चला कि अगर मुझे इसका समरी बेसिकली है कि एक नेटवर्क है और उसकी वैल्यू मुझे सपोज 4/2 एडजस्ट करनी है, तो आई विल इंस्पेक्ट दैट सर्किट एंड आई विल सी कि उसमें अगर सीरीज में ट्रांजिस्टर्स हैं तो जो भी उसका रिक्वायर्ड W/L है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज से। इन केस वो यहाँ पे 2 थे इन दिस केस, तो मैंने उसको 4 टू द 8 कर दिया। अब अगर सपोज करें कि 3 या 4 ट्रांजिस्टर सीरीज में होते तो क्या होता है, लेट अस सी दैट। सर्किट जो है वो बना ही दिया। हम लोग इस वक्त बेसिकली देखने लगे हैं नैंड गेट की वर्किंग, और नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पीछे स्टडी कर चुके हैं जिसमें A और B का एंड कराना था। ये आपका सर्किट था। अब आप ये देखें कि जब हमें बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में लगाने हैं, यानी कि जो मेरा ये वाला जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क की जगह अब एक नहीं 2 ट्रांजिस्टर्स लग गए हैं, और मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना चाहिए, मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए 4/2, यानी कि W/L रेशो में 4/2 रख रही हूँ इसका। लेकिन अगर सपोज करें, अभी मैं ये 8/2 के ऊपर नहीं जा रही, अगर मैं इसका W/L रेशो भी 4/2 रखूँ, ठीक है, और इसका W/L रेशो भी मैं दोनों 4/2 रखूँ, तो क्या होगा? एक रेजिस्टेंस इसकी आएगी, थोड़ा सा इसको ज़रा दोबारा देखते हैं। ये जो हमने 4/2 रखा था, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था? 4/2 W/L रेशो रखने का मकसद ये था कि इस वाले की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम थी इसके रेजिस्टेंस के, यानी कि W/L रेशो अगर 4 टाइम्स ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम है नीचे वाले की ऊपर वाले के मुकाबले में, यही है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि अगर मुझे ये पता है कि इस पूरे नेटवर्क का W/L रेशो मुझे 4/2 चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका भी 4/2 रखूं और इसका भी 4/2 रखूं तो ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस सिर्फ इस एक इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो गई। इसकी भी 4/2 रखूं तो इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो गई, ठीक है। लेकिन अब ज़रा ये भी तो देखें ना कि इसकी जगह भी अगर एक रेजिस्टर बन जाए, इसकी जगह भी एक रेजिस्टर बन जाए, तो वो रेजिस्टर्स आपस में ऐड हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये ट्रांजिस्टर्स इन अफेक्ट एंड में रिप्लेस किससे होते हैं? ये 2 रेजिस्टर से रिप्लेस होते हैं। अगर मैं इसको भी 4/2 रखूं तो ये इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस ऊपर वाले के मुकाबले में 4 टाइम्स कम हो गई, इसकी भी 4/2 कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द अपर वन। लेकिन
ये भी 4/2 यानी कि 4 गुना कम रेजिस्टेंस, ये भी 4 गुना कम, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में ऐड हो रहे, तो 2 टाइम्स हो गई, यानी कि 4 गुना कम ये थी, 4 गुना कम ये थी, लेकिन इन दोनों के ऐड होने से वो 2 टाइम्स और हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि डबल हो रही है, तो कुछ बढ़ रही है सीरीज में लगने से। तो इसका मतलब ये है कि अब चूंकि इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की नहीं बल्कि मुझे पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस ऐसी चाहिए कि पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में 4 गुना कम हो, तो मुझे अब करना क्या चाहिए? मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मैं इसको इंडिविजुअली जो है वो ऊपर वाले के मुकाबले में सेट करूं कि 4 टाइम्स कम हो, ये 4 टाइम्स कम हो, नो, बल्कि मुझे ये करना चाहिए कि इन दोनों को 4 टाइम्स के मुकाबले में और भी ज़्यादा कम बनाना चाहिए। इनकी रेजिस्टेंस को 4 टाइम नहीं बल्कि और भी कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? ताकि जब ये दोनों मिले तो 4 टाइम्स कम हो, दोनों को मिलकर 4 टाइम्स कम होना है, एक इंडिविजुअल को 4 टाइम कम नहीं होना, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल 4 टाइम कम हुई, ये इंडिविजुअल 4 टाइम कम हुई, तो भी दोनों ऐड हो रही हैं और 4 इंटू 2 8, यानी कि एक तरह से डबल हो रही है। तो अब मुझे समझ में क्या आ रहा है कि चूंकि इनका कनेक्शन सीरीज है और इन दोनों ने मिलाकर 4 टाइम्स कम रेजिस्टेंस बनानी है ऊपर के मुकाबले में, तो 4 टू ज़ा 8 डबल मैं इनको कर दूं, यानी कि इनका W/L रेशो और भी मैं ज़्यादा कर दूं ताकि इनकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा कम हो। अब मैंने क्या किया, इसका W/L रेशो 8, इसका W/L रेशो 8 कर दिया। ये मैंने 8 कैसे किया? ये मैंने 8 ऐसे किया कि मैंने देखा कि कितने ट्रांजिस्टर्स हैं जो आपस में सीरीज में हैं, तो मुझे नज़र आया 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जो आपस में सीरीज में हैं। तो अगर यानी कि कंप्लीट नेटवर्क का W/L मुझे जितना भी सेट करना है, सपोज 4/2 सेट करना है, तो मैं ये देखूंगी कि उस नेटवर्क में कितने ट्रांजिस्टर सीरीज में, जितने ट्रांजिस्टर सीरीज में होंगे मैं बेसिकली उतना ही W/L रेशो जो रिक्वायर्ड है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इस वक्त 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में थे, बॉटम डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, आप ये नोट कर लें 2 2 2, आई एम ओनली चेंजिंग द W नॉट द L, ठीक है, L सेम रहता है, W को चेंज करते हैं। तो मैं W की वैल्यू जो कि 4 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 8 कर दिया। तो अब हम इतनी वर्किंग में हर सर्किट के लिए नहीं जाएंगे कि बेसिकली मैं वर्किंग करूं कि ये 2 टाइम्स है तो इसकी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो रही है, नो। मुझे ये पता चला कि अगर मुझे इसका समरी बेसिकली है कि एक नेटवर्क है और उसकी वैल्यू मुझे सपोज 4/2 एडजस्ट करनी है, तो आई विल इंस्पेक्ट दैट सर्किट एंड आई विल सी कि उसमें अगर सीरीज में ट्रांजिस्टर्स हैं तो जो भी उसका रिक्वायर्ड W/L है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज से। इन केस वो यहाँ पे 2 थे इन दिस केस, तो मैंने उसको 4 टू द 8 कर दिया। अब अगर सपोज करें कि 3 या 4 ट्रांजिस्टर सीरीज में होते तो क्या होता है, लेट अस सी दैट। अच्छा, मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दी है ना वो इस एग्जांपल से मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि हम लोग NAND गेट ही देख रहे हैं, बट नाउ वी हैव 3 ट्रांजिस्टर्स, आई मीन 3 इनपुट्स ना, A, B और C, 3 चीज़ें आपस में, 3 इनपुट्स आपस में एंड हो रहे हैं और मुझे इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली बनाना है 4/2 के बराबर इक्विवेलेंट। तो अब क्या होगा, चूंकि 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है, अब मैं वही रजिस्टर की डिटेल में नहीं जा रही हूँ, 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है और मुझे 4/2 बनाना है, तो मैं इस ऊपर वाले 4 को नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से मल्टीप्लाई करूंगी जो कि होगा 3 4, 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में 4 3 12। तो अब मैंने देखा कि इन तीनों ट्रांजिस्टर का जो इंडिविजुअल हमने W/L रखा होगा वो 12/2 12/2 12/2 रखा होगा। लेट्स सी अनदर वन। बिल्कुल इसी तरह अब मेरे पास एक और NAND गेट है, इसमें आ गए 4 इनपुट। तो 4 इनपुट के लिए क्या करेंगे, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर वाला 4 है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 4 ट्रांजिस्टर सीरीज में, तो देख सकते हैं 16 16 16 16, यानी कि 4 4 16 करके हर जो एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर है वो 16/2 का हो गया। अब हम इसी तरह से अब ज़रा जाकर देखते हैं अगले किसी सर्किट को कि उसकी वर्किंग या उसका W/L रेशियो कैसे सेट हो सकता है।
After understanding the NAND and the NOR gates W by L ratios, now we are going to see the W by L ratio for this logic function. First of all, please recall that we have already done the designing of this logic function, और हम लोगों ने, इफ़ यू कैन रिकॉल, हम लोगों ने ये सर्किट बनाया था इसके लिए ना, ए बी एंड हो रहे थे और हो रहा था सी के साथ. फॉर रेफरेंस पर्पज़ मैंने बेसिक इन्वर्टर का W बाय L रेशो देखने के लिए ये इन्वर्टर यहाँ एहतियातन बना दिया, बट वी आर एक्चुअली स्टडिंग दिस सर्किट. अच्छा, सबसे पहली बात ये कि इसका तो W बाय L जैसा कि ऊपर सेम है, सेम ही रहेगा. इस सर्किट को देख के, इन्वर्टर को देख के हमें फिर से ये याद आ गया कि यहाँ जो कंप्लीट नेटवर्क पूरा बना हुआ होगा उसका हमें 4/2 रखना है. ठीक है. अच्छा, यहाँ जो कंप्लीट नेटवर्क पूरा बना हुआ है, अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो इसमें दो पैरेलल चीज़ें नज़र आ रही हैं. अभी मैं इस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही. इस नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क के अंदर दो पैरेलल चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक इस साइड पर नज़र आ रही है और एक इस साइड पर नज़र आ रही है. तो इसका मतलब है, हम लोगों ने नॉर के अंदर पढ़ा था कि जब पैरेलल किसी भी नेटवर्क के अंदर हमें साइजिंग करनी होगी तो जो गिवन साइजिंग होगी वही हम पैरेलल के तमाम ट्रांजिस्टर्स को रेप्लिकेट कर देंगे. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो 4/2 है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है. अब चूंकि इस वाली ब्रांच के अंदर एक ही ट्रांजिस्टर था तो वो 4/2 इसमें तो डायरेक्ट आ गया, क्योंकि एक ही था, एक ही 4/2 हो गया. लेकिन अब अगर मैं इस वाले नेटवर्क को देखूं तो इस नेटवर्क से मुझे 4/2 बनाना है. तो अब आप ज़रा सा नैंड गेट को रिकॉल करें कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर तो लगे हुए हैं दो, लेकिन बनाना है इसका मुझे 4/2. तो तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि जब दो ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और इनका हमें बनाना है बेसिकली 4/2, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ चूंकि दो ट्रांजिस्टर सीरीज में है और इस ब्रांच के लिए मुझे 4/2 एडजस्ट करना था, तो 4/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से 2 से. तो 4/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर बन जाएगा 8/2. तो हर एक ट्रांजिस्टर का जो W बाय L होगा वो 2 होगा. ठीक है. इसी तरह की एक एग्जांपल और करते हैं. इट विल बिकम मोर क्लियर विद द नेक्स्ट एग्जांपल्स. लेट्स सी देम. Okay, so now we will see the W by L sizing for example number 2 whose function is given below, जिसमें A और B दो इनपुट्स एंड हो रहे हैं, C और D एंड हो रहे हैं, और फिर ये दोनों जो एंड वाली चीज़ें हैं वो आपस में और हो रही हैं. तो ये हमें नज़र आ रहे हैं A B एंड हो रहे हैं, C D एंड हो रहे हैं, और फिर ये दोनों जो है वो आपस में ऑरिंग इनकी हो रही है. हमें करना ये है कि जो लोअर नेटवर्क है उसमें बताया गया कि कंप्लीट नेटवर्क को W बाय L जो है 4/2 का आपने देना है. तो अब मुझे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब है इस पूरे नेटवर्क का जो W बाय L आपने देना है वो ये 4/2 देना है. प्रीवियस डिस्कशन से हमें ये पता चल चुका है कि अगर पैरेलल सर्किट्स अवेलेबल हैं कहीं पर या ऑरिंग हो रही है, तो ये जो भी 4/2 होगा वो दोनों नेटवर्क्स को बेसिकली दे दिया जाएगा. तो अब मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे भी एक पैरेलल नेटवर्क ही चल रहा है, एक ये है एक ये है. तो 4/2 बेसिकली इस नेटवर्क के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, इस नेटवर्क के लिए भी एप्लीकेबल हो गया. मज़ीद डीप डाउन जाते हैं. अब हमें पता चला कि जब इस नेटवर्क के लिए भी 4/2 करना है, इस नेटवर्क के लिए भी 4/2 करना है, तो हमें देखना होगा कि ये दो जो है वो इस नेटवर्क में आपस में सीरीज में है. तो इसका मतलब है कि जो 4/2 का W बाय L रेशो है ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 2 हैं. तो ये 8/2 हो जाएगा. इसी तरह से बिल्कुल इसमें भी 4/2 इस पूरी ब्रांच के लिए अवेलेबल था, लेकिन इस ब्रांच में खुद से दो ट्रांजिस्टर सीरीज में थे, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो सीरीज में होते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8/2, ये भी 8/2 हो जाएगा. लेट्स सी दिस इस तरीके से. Now let us see example number 1.3 in which the function given was this: A or B. This will then be ANDed with C. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें A और B कराना होगा. And we have in fact already studied this circuit before,
और जिसमें हम लोगों ने बताया था कि ए और बी के अंदर पहले हम ऑरिंग वाला काम करेंगे कि ए और बी ये आपस में जो पैरेलल में कनेक्ट किया है और हो रहा है, और फिर इसका जो कुछ भी आंसर आ रहा होगा वो सी के साथ एंड हो रहा है। ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस हमारे पास दो चीज़ें आपस में एंड हो रही हों, ठीक है, और वो सिंगल गेट ना हो, जैसे सी के साथ सिर्फ बी नहीं है बल्कि ए और बी है, तो हमें ये करना था कि वो जो कॉम्प्लेक्स वाला नेटवर्क था जैसे कि ए और बी का, उसको क्लोजर टू द ग्राउंड रखना था। इस वक्त उसका रीज़न मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, बहरहाल अब हम लोग को ये पता चल गया कि हमारे पास ये ए और बी का नेटवर्क आ गया, एंड हो रहा है सी के साथ। एंड सिमिलर टू द प्रीवियस केसेस हमें करना ये है कि ये जो नीचे वाला नेटवर्क हमारे पास लॉजिक फंक्शन का होता है, इसका पूरा हमें 4/2 4 टाइम्स इसका W/L ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू द डिप्लीशन टाइप। बिल्कुल यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि इन तमाम का पूरा जो इक्विवेलेंट 4/2 के बराबर आना चाहिए। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें बेसिकली ये पता चल रहा है 4/2 से कि यहाँ पर देखें दो नेटवर्क्स लगे हुए हैं, मैं इस पूरे को एक नेटवर्क ट्रीट कर रही हूँ, मैं इस पूरे को एक नेटवर्क ट्रीट कर रही हूँ, यानी ये दो चीज़ें इस 4/2 के अंदर आपस में सीरीज़ में लगी हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब कभी भी ट्रांजिस्टर्स हमारे पास सीरीज़ में होता है, व्हाट वी डू वी काउंट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वर्टिकली जो सीरीज़ में लगे हुए हों, कितने सीरीज़ में हैं, और हम इस 4 को बेसिकली ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन सीरीज से। तो अगर मैं देखूं ये दो तो पैरेलल में, यूँ नहीं, एक ऊपर एक इसके नीचे, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में सीरीज़ में है, ये दो आपस में सीरीज़ में है। तो मतलब ये हुआ कि मुझे इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 8 से, 2 से, बिकॉज 2 ट्रांजिस्टर नेटवर्क्स आर इन सीरीज। नेक्स्ट इसको देखते हैं। बिल्कुल, तो मुझे अब पता क्या चला कि मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है इस नेटवर्क के अंदर जो W/L रिक्वायर्ड है वो भी 8/2 होना चाहिए, और इस नेटवर्क से जो W/L रिक्वायर्ड है वो भी 8/2 होना चाहिए। कैसे मुझे पता चला कि इस पूरे का रिक्वायर्ड था 4, उसके अंदर मैंने देखा एक नेटवर्क ये लगा है, एक नेटवर्क ये लगा है, उस नेटवर्क में एक ट्रांजिस्टर है, दैट डजंट मैटर, एक नेटवर्क ये लगा है, एक ये लगा, यानी कि दो चीज़ें आपस में सीरीज़ में नज़र आ रही है। जब दो नज़र आई सीरीज़ में तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, तो 8/2 8/2। चूँकि अब इस नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर था, ये तो 8/2 हो गया। इस नेटवर्क को जब मैंने फर्दर मतलब इंस्पेक्ट किया तो मुझे ये पता चला कि इसमें एक नहीं बल्कि दो ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो जब कभी भी हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में आते हैं तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड W/L रेशो होता है वो दोनों में वही चीज़ रेप्लिकेट होती है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो 8/2 है ही है, ठीक है, पैरेलल होने की वजह से इस नेटवर्क के लिए जो W/L रिक्वायर्ड था वो इसमें भी रेप्लिकेट हो जाएगा और वो इसमें भी रेप्लिकेट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा कि ये भी 8/2 हो गया और ये दोनों भी 8/2 हो गए। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड W/L रेशो फॉर एग्जांपल 1.3। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने काफ़ी बेसिक से सर्किट्स देखे हैं। हमें अगले स्टेप में हम लोग आगे जाके मेरे ख्याल से आफ्टर 2 और 3 चैप्टर्स दोबारा से W/L रेशोज़ के ऊपर हम लोग वापस आएंगे, जहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स गेट्स हैं और उनकी ट्रांजिस्टर साइजिंग को या W/L रेशोज़ को हम लोग दोबारा से रिव्यू करेंगे। Okay, in this slide we are going to actually summarize what we have been studying so far, and now we should actually know that the gates we have been studying are actually called as NMOS logic gates. ये बात हमें वैसे भी पता थी, we are just summarizing it. And this technology, the steps which are used to design these gates or the method of designing these gates, like having a depletion type NMOS transistor on the top and the drive transistors or the actual implementation on the lower side. This method of designing is actually called as the NMOS technology, where the load transistor was actually a depletion type transistor and the actual logic transistors were also NMOS transistors, right? So this was called as the NMOS technology. Now let's see that the technology we have just studied has a flaw. Let's see what that flaw is. For this purpose, what I have done,
मैंने ये किया है कि आई हैव टेकन, इफ़ यू कैन रियलाइज, ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ले लिया एक नॉर गेट का। ये भी एक नॉर गेट की वर्किंग है ना, जिसमें दो ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए थे, ये हम लोग पीछे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एक नॉर गेट का ऐसा स्टेट ले लिया है कि जिसमें आउटपुट 1 आ रहा है, और एक नॉर गेट का मैंने एक ऐसा स्टेट ले लिया है जिसमें आउटपुट 0 आ रहा है। Similarly, this circuit, equivalent circuit is representing NAND gate, जिसमें कि दो देखिए ट्रांजिस्टर सीरीज में नजर आ रहे हैं, and in one case the output is at logic 1, and in this case the output would be logic 0 because both the upper and the lower networks are actually working. Now let's see what the flaw is. देखिए, जब नेटवर्क, चाहे मैं बेसिकली आई वांट टू से दिस कि ये जो फ्लॉ आ रहा है ये उस वक्त आ रहा है जब एनमॉस लॉजिक टेक्नोलॉजी के अंदर आउटपुट पर लॉजिक 0 आ रहा है। फ्लॉ सिर्फ उस वक्त आ रहा है। तो अब हम ये बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि जो लॉजिक 1 अगर इन टेक्नोलॉजी के आउटपुट्स पर आ रहा था तो वो फ्लॉ कैसे क्रिएट नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी कि मैंने एनमॉस टेक्नोलॉजी का कोई भी गेट अगर मैं उठा लूँ, कोई भी, चाहे मैं नैंड उठा लूँ, नॉर उठा लूँ, तो मैंने 2 की एग्जांपल दे दी। मुझे उससे ये पता चला कि जब कभी भी लॉजिक 1 आउटपुट पर आ रहा होता है, लोअर वाला नेटवर्क पूरा का पूरा ऑफ होता है और करंट के पास वीडीडी से लेके ग्राउंड तक फ्लो होने का रास्ता अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये पूरा पाथ ब्रेकअप हो गया होता है। ये चीज़ नॉर गेट के लिए भी वैलिड है और ये चीज़ नैंड गेट के लिए भी वैलिड है। मैं उस स्टेट की बात कर रही हूँ जब आउटपुट पे 1 आ रहा है। तो नैंड गेट में भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर आउटपुट ने 1 आना था तो उस वक्त लोअर नेटवर्क पूरा का पूरा डीएक्टिवेटेड था, ऑफ था, और करंट के पास वीडीडी से ग्राउंड तक आने का रास्ता मौजूद नहीं था। अब हम इन्हीं दोनों सर्किट्स के अंदर उस स्टेट को देखते हैं कि जब के आउटपुट ने 0 आना है। तो आउटपुट 0 कब आ पा रहा था? आउटपुट 0 उस वक्त आ पा रहा था कि जब या तो इन दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता, या तो ये वाला पार्ट चल रहा होता या ये पार्ट चल रहा होता या ये दोनों चल रहा होता, यानी इन अफेक्ट इस वाले नेटवर्क को बेसिकली ऑन होना था। और इस वाले नेटवर्क को जैसे ही जब भी ऑन होना था, करंट या तो इसके थ्रू ग्राउंड तक ट्रेवल कर सकता है, करंट या तो इसके थ्रू ग्राउंड तक ट्रेवल कर सकता है, या इन दोनों का पैरेलल निकाल के एक रजिस्टर लगा दिया जाए, उसके थ्रू ग्राउंड तक ट्रेवल कर सकता है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी एक्चुअली आर ट्राइंग टू सी इज कि जब कभी भी आउटपुट 0 है, लोअर नेटवर्क वर्किंग कंडीशन में होगा और करंट के पास वीडीडी से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए रास्ता मौजूद होगा, यानी फ्लो होने के लिए रास्ता मौजूद होगा। सेम इज द केस विद नैंड गेट कि आउटपुट पर अगर 0 आना है तो 0 कब आ रहा था कि लोअर वाला नेटवर्क ऑन था। इनफैक्ट नैंड में तो दोनों को ही जब तक ऑन नहीं करेंगे ज़ाहिर आउटपुट 0 नहीं आएगा। तो बताना मैं ये चाह रही थी कि जब कभी भी आउटपुट नेटवर्क पे आउटपुट पर 0 आ रहा है, इसके लिए लोअर नेटवर्क का चलना ऑन होना ज़रूरी था, और यकीनन जब वो लोअर नेटवर्क ऑन हो रहा है तो करंट को फ्लो होने के लिए एक रास्ता दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर वी विल बी हैविंग अ 0 वोल्टेज और अ 0 लॉजिक एट द आउटपुट, देयर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू द gate from VDD to ground causing some power to loss which is called as power dissipation। तो हमें पता ये चल रहा है कि NMOS लॉजिक के अंदर जब कभी भी आउटपुट 0 पे जाता है, लोअर नेटवर्क के ऑन होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है, और जब करंट फ्लो हो रहा है तो पावर डिसिपेशन हो रही होती है। अब अगर एक आईसी है जिसपे इस तरह के 1000 गेट्स सपोज लगे हुए हैं और उनका आउटपुट सपोज करें एक साथ 0 पे है, किसी भी वजह से, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वो 1000 की 1000 आईसीज जब आउटपुट 0 स्टेट देती होंगी तो वहाँ पर पावर उनकी डिसिपेशन कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम बेसिकली ये चाहेंगे कि चाहे हमारी आईसी या हमारा गेट आउटपुट पर लॉजिक 1 दे, चाहे हमारा गेट आउटपुट पर लॉजिक 0 दे, वो पावर डिसिपेट ना करे, क्योंकि इस तरह से तो आईसी की पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम एक ऐसा गेट बनाना चाहेंगे, ऐसी लॉजिक फैमिली बेसिकली
बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें पावर डिसिपेशन ना हो, क्योंकि इफ़ वी विल बी हैविंग मल्टीपल सच गेट्स ऑन एनी आईसी, और उस आईसी में बहुत सारे गेट्स सपोज ऐसे हैं जो एक साथ किसी वजह से ज़ीरो आउटपुट दे रहे हैं, कोई लॉजिक आपने इम्प्लीमेंट किए हुए, कोई कनेक्शन बनाया हुआ, कोई सिस्टम बताया हुआ है कि जो बहुत सारे गेट्स हैं वो अपने अपनी जगहों पर कनेक्टेड हैं और वो ज़ीरो आउटपुट दे रहे हैं, तो ज़ीरो आउटपुट मीन्स कि वो कोई पावर डिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि उसमें से करंट गुजर रहा होगा। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसमें से ज़ीरो के आउटपुट के दौरान करंट गुजरे और वो पावर डिसिपेट करने लगे। सो फॉर दिस पर्पज़, टू address this issue, a new logic family was introduced which was called as the CMOS logic family। और अब हम इस लॉजिक फैमिली को स्टडी करके देखेंगे कि वो किस तरह से ये वाले इशू को रिजॉल्व कर रही है।